आप कॉपी करिए फिर क्लीन कर देता हूँ। बोर्ड विजिबल है ना, प्रॉपर कट तो नहीं रहा ना? नो सर। नो सर। सर थोड़ा हाँ बस अभी बराबर है। करिए। गाइस कॉपी किया हो तो मैं एक्सप्लेन करूं? एक सेकेंड सर। हो गया सर। मैं समझा दूं आपको। देखिए एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान है, डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके बीच में तो एक रेशियो होता है, और उसके अलावा इनके बीच में एक सिंपल रेशियो भी होता है। जैसे आप ऑक्सीजन के केस में देखें, CO और CO2 है, कार्बन का काउंट सेम है, ऑक्सीजन का काउंट वेरी किया, राइट? तो देखो 16 और 2 इनके बीच में एक सिंपल रेशियो आपको दिखाई दे रहा है 1:2। इनके बीच में तो एक रेशियो होता है, बट इसके अलावा इनका आपस में भी एक सिंपल रेशियो होता है, ये लॉ बोलता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। गाइस क्लियर है? क्लियर। ठीक, अब चाहिए तो हम एक एग्जांपल इसी में और दे सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लीजिए, तो NO और NO2 बन जाएगा, एकदम सिमिलर। समझा भाई? यस सर। इरेज कर दूं मैं? यस सर। हाँ सर कर दीजिए। सर 1 मिनट कुछ मिस हो गया था। करो करो करो। सर डन। इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बनते नहीं है बिल्कुल भी, आपको कहीं मिलेगा नहीं, हार्डली का क्वेश्चन कहीं दिया होगा।
देखिए जरा इसको समझ लीजिए। ऑक्सीजन कार्बन और सल्फर के साथ कंबाइन करता है तो दो कंपाउंड बनते हैं फ्लोरेस। इनके बीच में एक सिंपल रेशियो है, बट अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं कार्बन और सल्फर, देन आल्सो हम प्रोडक्ट in which the ratio is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। तो या तो इनके बीच में सेम रेशियो मिलता है या सिंपल मल्टीपल में रेशियो मिलता है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कार्बन और सल्फर के बीच में 1232 है और यहाँ पे क्या है 1264। तो आपको एक सिंपल नंबर मल्टीपल्स में मिल रहा है। ठीक है, करिए कॉपी। कॉपी हुआ? नहीं सर, यस बस सर, कॉपी हो गया। हो गया सर। इरेज कर दूं मैं? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
गाइस ये सब टॉप चैप्टर इन्हें आप नोट करिए, इसी ऑर्डर में हम फॉलो करेंगे। बोर्ड विजिबल कट तो नहीं रहा नीचे से? हाँ सर, सही है एकदम। नहीं सर, सर सही कट है, बराबर है। सर मत जूम कर दो सर थोड़ा। थोड़ा कर दें? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर बस। यस हाँ सर। सर, ये सही है। सर एक बार आप वो ड्रॉबैक्स ऑफ लिविक स्ट्रक्चर के बाद क्या लिखा है वो पढ़ देंगे सर? सर, हेलो सर। सर, हाँ, सर वो आपने ड्रॉबैक्स ऑफ लिविक स्ट्रक्चर के बाद क्या लिखा है सर, बीबीटी के बाद? एंड हाँ सर। KCPRT। ओके, थैंक यू सर। सर हो गया लिख के? सबका हो गया? Yes, sir. No, sir. लिखो जल्दी। डन सर। सबका हो गया ना? हाँ चलिए, सर हो गया। सर बस लास्ट के दो बाकी है। जल्दी लिखो, जल्दी करो। Yes, sir. Done. डन ना? अभी कुछ चीजों का बेसिक आंसर दीजिए मुझे। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो क्या आंसर होगा? आप अपने वर्ड्स बताइए, मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। जस्ट टेल मी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। सर बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स सर, मॉलिक्यूल। अच्छा, और कोई बताएगा? आप अपने वर्ड्स में बताइए, कोई वैसा वर्ड टू वर्ड नहीं चाहिए। बता रहा है कोई?
सर वही सेम चीज तो हुई फिर। अच्छा, और किसी को कुछ आइडिया है? चलो, अभी इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें समझनी है, ठीक है। इसे लिखने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, पहले सुने समझें, उसके बाद आराम से लिखें। मैं आपको टाइम दूंगा, समझना शुरू करिए। इस तरीके से इस चैप्टर को हमें समझना है और सीखना है कि नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, आपका सब एक ही बार में प्रिपेयर हो जाए। समझ में आ रहा है? देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मैंने जैसा आपने डेफिनेशन पूछा कि डेफिनेशन ठीक है, पर कुछ चीजें हमें ऐड ऑन करनी है डेफिनेशन में। इट्स डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन act between two or more than two atom ion species hold together as a stable molecule। मतलब दो या दो से ज्यादा हो आयन हो स्पीशीज हो, उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तब बनेगा केमिकल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? इसके हाँ बाद सर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि Yes, केमिकल sir. बॉन्ड क्यों बनता है, तो रीजन बड़ा सिंपल है, टू अटेन स्टेबिलिटी। अब पॉइंट ये कि स्टेबिलिटी क्या होती है, तो स्टेबिलिटी के लिए दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट, हमें पता है ये। एक नई चीज आपके लिए है बाय डिक्रीजिंग एनर्जी, क्योंकि लॉजिक ये है कि जिस एनर्जी जिसके पास ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, तो वो अपनी एनर्जी कम कर देता है और स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरा कंसेप्ट था ऑक्टेट कंप्लीट करके। अब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा और ये ऑक्टेट कंप्लीट आया कहां से? तो इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस थ्योरी that was given by Cossel, Langmuir and Lewis।
इन तीनों ने मिल करके थ्योरी दी थी। इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस थ्योरी में ऑक्टेट कंप्लीट दो प्रोसेस से होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे बनने वाले बॉन्ड को हम आयोनिक बोलते हैं। दूसरा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के दो प्रोसेस। पहला म्यूचुअल शेयरिंग, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तीसरा द केस वेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय सिंगल एटम। दिख रहा है ना लास्ट वाली लाइन? यस सर। हाँ, शेयर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय सिंगल एटम, और उससे बनने वाले बॉन्ड को डेटिव बोलते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप इसे कॉपी करिए, फिर मैं इन सबको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस कॉपी हो गया? नहीं सर। नो सर, प्लीज रुको। ठीक। सर सर यस, सर अपने एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट सर? स्टेबिलिटी दैट आई विल Okay, एक्सप्लेन sir. अगेन। ओके सर। सर आपने लास्ट वर्ड क्या लिखा है? कहाँ पे? लास्ट सर डेटिव, डेटिव। ओके सर। सर वो कोसेल के बाद अपने लैंग क्या लिखा? लैंग मोर। कहाँ पर सर कोसेल के बाद एग्जैक्टली किस जगह पे कह रहे हो आप? सर इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस थ्योरी के बाद। अच्छा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय सिंगल एटम। सर नहीं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी लिखा है ना आपने सर?
अच्छा, लैंगम्यूर साइंटिस्ट का नाम है, कॉसेल, लैंगम्यूर एंड लुइस। ओके ओके सर, थैंक सर यू। वो आपने वो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी। एंड वो एकदम नीचे में क्या लिखा है, शेड ई माइनस इज ट्रांसफर्ड बाय सिंगल एटम, वो क्या लिखा है? डेटिव। ओके सर। सर हो गया। सर सर बोलो। सर वो लास्ट में जो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, पहला वाला म्यूचुअल स्टोरिंग है क्या? नहीं रे, शेयरिंग। अच्छा, सर हो गया लिखे। बाकी लोगों को भी लिख लेने दो, नहीं तो मैं इरेज कर दूं। सर हो गया। सर सर बोलिए। सर सर वो लास्ट में रेड में क्या लिखा है ब्रैकेट में? डेटिव। डेटिव। हाँ, सर डन। सर रेस कर लो आप।
चलिए गाइस, जरा ध्यान से देखिए, मैंने आयनिक बॉन्ड वहां पे इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सीबी मतलब केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव। ट्रांसफर तो होगा, बट कहाँ से कहाँ होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं एक बॉन्ड का, तो एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे? सर NaCl। NaCl सर। देखो, सबको NaCl ही पता रहता है, पर अब आपको थोड़ा अपडेट हो जाना है। एस ब्लॉक एलिमेंट, कोई भी एस ब्लॉक का होगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब कम आयनिक, ज्यादा आयनिक, वो हम आपको सिखा देंगे कि कैसे कंपेयर किया जाए। ठीक, COND मतलब कंडीशन है, ध्यान से देख लीजिए। पहली कंडीशन है लो आयनाइजेशन एनर्जी, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन को बनाने में फेवर करता है। प्रोसेस कैसा है? इंडोथर्मिक है, और इंडोथर्मिक को हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव। फिर है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अगर एनायन बना रहे हैं तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि। फिर आता है हाई लेटाइस एनर्जी, ये नया टर्म है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इट फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, राइट, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव। फिर लास्ट में डी पॉइंट लिखा है सम ऑफ ऑल एनर्जी शुड बी नेगेटिव। सम ऑफ ऑल यानी IE आयनाइजेशन एनर्जी, EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, LE लेटाइस एनर्जी, इन तीनों का सम नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक है। अब आपको मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ, हमने लिखा था स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो ये जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव आना चाहिए। करिए कॉपी, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे। सर वो नेगेटिव वाला वापस बताओगे? नेगेटिव साइन का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना एक्सोथर्मिक है, मतलब उतनी एनर्जी वो रिलीज कर चुका है। और इफ एनर्जी इज रिलीजिंग मतलब स्टेबिलिटी इज अचीविंग। ज्यादा अब एनर्जी सर निकाल दिया तो ज्यादा स्टेबिलिटी। तीनों का मिला के हाँ, नेगेटिव ही क्यों होगा, मतलब पॉजिटिव क्यों नहीं? इट्स अ कंडीशन बेटा, कंडीशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपाउंड आयनिक नहीं होगा। ये कंडीशन है, ये चाहिए। ओके, अगर पॉजिटिव है तो नहीं बन पाएगा। सर सर
सर अगर एक्सोथर्मिक होगा तो नेगेटिव ना सर? गाइस कॉपी हो गया? सर हाँ सो सर मतलब दोनों एलिमेंट्स के बीच बोलिए। में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। अभी हम बताएंगे, अभी हम पूरा पॉइंट नहीं हुआ, अभी मैं लिख के बता दूं क्या होना चाहिए, पहले आप कॉपी पूरा कर लीजिए। डन सर। सर एक सबका हो गया? मिनट इरेज करना है? नहीं सर। करिए करिए करिए। सर हाँ, सर सी वाला क्या है? हाई लेटाइस एनर्जी। ओके मैं भी उसको एक्सप्लेन करूंगा, आपका हो जाए कॉपी तो बता दीजिए। ठीक है सर। सर डन। सबका हो गया? यस यस सर। हाँ सर कब का
सबका भाई, बाकी लोग भी हैं। देखिए डी के बाद ई पॉइंट ये है कि अगर ये सारी कंडीशन बराबर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो हाई होगा। END should be मैक्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब आते हैं हम, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी मैच कर जाएगा तो हम उस टर्म को डिफाइन करते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया था, लेटाइस एनर्जी। जरा ध्यान से समझिए, इस पे क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा END शुड बी मैक्स, अगर सारी कंडीशन फॉलो करी है तो END हमेशा ज्यादा होगा। आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे से, आप समझ लो इस बात को कि आपको पता है NaCl आपका एग्जाम्पल है। NaCl क्यों एग्जाम्पल है? उसने सारी कंडीशन फॉलो की है। अब आप बोलो आपको कैसे पता चल रहा है? तो सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है और क्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, एक इस कॉर्नर का पीरियोडिक टेबल में और एक उस कॉर्नर का। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। बस, उसने सारी कंडीशन फॉलो करी है इसीलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है और वो आयनिक भी है। ठीक, इसके अलावा भी अभी हम कैलकुलेट करके भी प्रूव करेंगे चीजों को। आगे देखते हैं। लेटाइस एनर्जी आपने पहली बार पढ़ी थी तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिखा दी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ऑपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने के लिए ऑपोजिट चार्ज आयंस जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं उसे हम लेटाइस एनर्जी बोल रहे हैं, एनर्जी फ्री थे इस प्रोसेस। अब पॉइंट ये है कि हम इसे कैलकुलेट या कंपेयर कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो आगे हम फिजिकल के चैप्टर में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। बट राइट नाउ अगर हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करना है जरा ध्यान से देखिए। ये है फॉर्मूला, ये ट्रिक है एक्चुअली, फॉर्मूला नहीं, शॉर्टकट है ये। आप इसे समझ लीजिए, इससे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेटाइस एनर्जी कहाँ पे काम करता है? जहाँ ऑपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, तो वहां पे तो कूलम फोर्स होता है, तो मैंने लिख दिया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। Q1 Q2 ये चार्जेस हैं, इसे हम प्राइमरी फैक्टर बोलते हैं, साइज को हम सेकेंडरी फैक्टर बोलते हैं। इस बात का भी मतलब मैं समझा देता हूँ कि जब भी इस ट्रिक को अप्लाई करें तो पहले चार्जेस को क्या आंसर निकालने की कोशिश करें, अगर चार्जेस से नहीं निकलता है तो हम साइज देखेंगे। आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। टंगस्टन पता है हम सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. टंगस्टन का कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही। अब मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है लेकिन फिर भी वो मेल्ट तो होता होगा ना? हाँ सर। Yes, sir. अब उसे मेल्ट कहाँ पे करते हैं? फर्नेस में। पता है ना, फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। हाँ सर। Yes, sir. अब आप मुझे कुछ सोच करके बताओ जो आपने कभी नहीं सोचा कि फर्नेस में जब टंगस्टन मेल्ट हो जाता है तो फिर फर्नेस क्यों नहीं मेल्ट हो जाती? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो टंगस्टन का ही है,
फिर वो फर्नेस कैसे मेल्ट नहीं होती, टंगस्टन मेल्ट हो जाता है, ये कभी सोचा हमने? नो सर। पॉइंट है कि नहीं इस बात में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। यस सर। है ना? तो अब वो मटेरियल क्या होगा ये हमें जानना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए उस मटेरियल में उन आयंस बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, यानी उसकी लेटाइस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ये सिलेक्शन लेटाइस एनर्जी के बेसिस पे किया जाता है। ओके। दूसरा सैंड पेपर पता है हमें, राइस पेपर। Yes, sir. हाँ हाँ, तो जो सैंड पेपर होता है ना, वो किसी भी चीज को रब कर सकता है, सरफेस को स्मूथ कर सकता है, पर वो खुद किस मटेरियल का बना होता है जो इतना स्ट्रांग है? तो वो मटेरियल का सिलेक्शन भी कैसे किया जाएगा? लेटाइस एनर्जी से। यानी किसी भी हाल में बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें लेटाइस एनर्जी की जरूरत है। अभी जरा देखते हैं, ये क्वेश्चन है कंपेयर लेटाइस एनर्जी। बहुत ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एक मैं करूंगा फिर आप करेंगे। हमें केवीआर और एलआईएफ को कंपेयर करना है। मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले हम चार्जेस को देखेंगे, वो प्राइमरी है। लिख देते हैं के के ऊपर प्लस, बी आर पे माइनस, एल आई पे प्लस, एफ पे माइनस। चलो बताओ जरा किसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा, के बी आर का या एल आई एफ का? तो आप देखो चार्जेस को देख के तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दोनों की चार्जेस तो सेम ही है ना। तो जब चार्ज सेम होगा तो क्या देखना होगा? सेकेंड। साइज, है ना? तो अब बताइए कि पोटेशियम और लिथियम में कौन सा बड़ा है? पोटेशियम। पोटेशियम और लिथियम में कौन पोटेशियम। बड़ा है? तो जो बड़ा होगा उसकी लेटाइस एनर्जी कम या ज्यादा? कम। Come कम। on. कम। कम रहेगी। होगा। आंसर समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब एमजीओ के साथ कंपेयर कर लेते हैं। एमजी पे चार्ज +2, ऑक्सीजन पे -2। अब बताइए किसका ज्यादा होगा लेटाइस? एमजी का। एमजी। हो गया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कॉपी करें और नीचे वाले दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें। लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करना है, स्टार्ट करिए। सर मुझे समझा नहीं सर, एक बार सर फिर से बता। मेटल को ही क्या नहीं देखना समझा? है क्या? मतलब पोटाशियम और आप किसी को लिथियम। एक को भी देखेंगे तो भी काम चलेगा, टोटल प्रोडक्ट देखना है। तो प्रोडक्ट 2 into 2 4, 1 into 1 1 प्रोडक्ट। आप करिए एक बार और समझा देंगे, पहले कॉपी कर लीजिए। सर एमजी कैसे बड़ा हो गया पर सर? एमजी बड़ा किसने कहा है? 4 एमजी कितना है? सर +2 है। तो 1 ज्यादा होता है 2 ज्यादा होता है? सर 2। अच्छा तो फिर माइनस ज्यादा है। लिथियम के। अरे प्रोडक्ट लेना है, साइन से मतलब नहीं है, समझा? सर आपने अभी कुछ किया था क्या? वो जियो आज ठीक से चल नहीं रहा है मेरे घर पर। वो मैंने क्या किया है? नहीं नहीं, मतलब आपने बस इतना ही लिखा है ना, और कुछ नहीं लिखा है ना उसके पहले? हाँ हाँ हेलो हाँ, बोलो। सर, द लास्ट थिंग क्या आई हुआ? रोट वाज वो आयोनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये उसी का कंटिन्यूएशन है ना? मैं कुछ बीच में मिस नहीं किया ना? हाँ हाँ, उसी का कंटिन्यूएशन है। ओके ओके सर।
Sir, Q1, Q2 is a charge now. कॉपी हो गया? Sir, हम्म, Q1, Q2 is a charge, no? सॉरी, Q1, Q2 charge है क्या sir? ऑब्वियस है। गाइस हो गया कॉपी? कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को? सर हो गया। हो गया Yes, सर। sir. तो अगर कोई मुझे ये बोलता है ना कि मेरा नहीं हुआ, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बता दे कि अब हो गया है। मुझे लगा कि अभी वो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि हो गया। चलो आंसर बोलो इसका, लास्ट वाले का, सेकंड लास्ट का क्या आया? बेरिलियम मैग्नीशियम वाले का
बोलिए। सर सबसे बड़ा बेरिलियम ऑक्साइड। Yes, sir. वेरी गुड। क्या हाँ, सर, फैक्टर सॉरी। किया? चार्ज लगा कि साइज? साइज। करेक्ट। कैल्शियम और आयन ऑक्साइड में? आयन ऑक्साइड बड़ा। वेरी गुड। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा था कि फर्नेस किस वॉल से बनी होती होगी, किस मटेरियल की बनी होती होगी। तो फर्नेस बनती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल की, और वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपके सामने है कि लेटाइस एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे बेरिलियम की तो उससे भी ज्यादा है, तो बेरिलियम क्यों नहीं यूज करते हैं? तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है। बेरिलियम का यूज करने में प्रॉब्लम सिर्फ कॉस्ट की है। बेरिलियम की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सपेंसिव है। समझ में आया? ओके सर। इसके बाद यस। सैंड पेपर जो है, सैंड पेपर को एमरी भी बोलते हैं। इसमें सैंड तो होगा ही, आयन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये मिक्सचर है। ठीक है, मैं इरेज कर दूं ऊपर से। यस सर। सर मुझे सेकंड वन में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम में नहीं समझा लैटाइस एनर्जी। चार्जेस लगाए थे उनके ऊपर, और आप अभी बोल रहे हो, आपको पहले बोलना चाहिए था ना, मैं इरेज कर रहा था जब। सर एक्चुअली वो स्पीकर ऑन नहीं हो रहा था। चार्जेस उनके ऊपर सेम है, तो हमने वहां साइज देखना है। ओके, ओके सर। जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा उसका लेटाइस एनर्जी सबसे कम होगा। ओके।